आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने है थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की काफी जानी मानी किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, और इससे निकले कुछ अहम विचार आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई उन धारणाओं को चैलेंज करती है जो शायद हमने फिल्मों से या मीडिया से अमीरी के बारे में बना ली हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन विचारों की तह तक जाएं। मतलब ये असली करोड़पति सोचते कैसे हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, इसके पीछे क्या राज है। क्या वाकई सिर्फ ज्यादा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता है, या कहानी कुछ और ही है? हाँ, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जवाब शायद हमारी सोच से काफ़ी अलग हो सकता है। किताब का जो मूल तर्क है वो यही है कि असली दौलत अक्सर पर्दे के पीछे जमा होती है, बिना किसी दिखावे के। और यही यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, कि ज्यादातर असली करोड़पति हो सकता है हमारे आस पड़ोस में ही रहते हों, लेकिन उनका रहन सहन वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कोई बहुत महंगी गाड़ियां नहीं, डिजाइनर कपड़े नहीं। अजीब है। तो चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि ये पड़ोसी करोड़पति जैसा किताब कहती है, असल में कौन है, वो सोचते कैसे हैं, और सबसे ज़रूरी, अपनी दौलत बनाते कैसे हैं। हम वो जो दो कैटेगरीज हैं ना, पाओ और यूएडब्ल्यू, उन पर भी बात करेंगे। धन जमा करने वाले और कम जमा करने वाले। हाँ, पाओ और यूएडब्ल्यू ये टर्म्स काफी इंटरेस्टिंग हैं, और साथ ही उन खास आदतों पर भी गौर करेंगे जो दौलत बनाने में मदद करती हैं, और पैसे से जुड़े कुछ आम मिथक, मतलब जो बातें हम सच मान लेते हैं, उनका सच भी जानेंगे। जी। और परिवार और पैसे का मैनेजमेंट, इसका क्या रिश्ता है, ये भी एक अहम पहलू है किताब का। और आखिर में इन सब बातों से हमारे लिए क्या टेक अवे है, क्या सीख सकते हैं हम सब, इस पर भी बात करेंगे। तो एक तरह से हम अमीरी का जो ट्रेडिशनल आइडिया है ना, उसे थोड़ा पलट कर देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही आता है, ये असली करोड़पति आखिर हैं कौन? जब हम ये शब्द सुनते हैं करोड़पति, तो अक्सर वही छवि दिमाग में आती है, बड़े बंगले, लग्जरी कारें, शायद यॉट पर छुट्टियां मनाते हुए लोग। लेकिन ये किताब तो कुछ और ही कह रही है। एकदम सही कह रहे हैं आप। किताब का जो रिसर्च है वो दिखाता है कि ज्यादातर करोड़पति, जिनकी नेटवर्थ 10 लाख डॉलर या उससे ज्यादा है, असल में बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। वो दिखावे में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। सच में? हाँ, उनकी असली पहचान उनकी महंगी चीजों से नहीं होती, बल्कि उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन से होती है। उनकी बचत करने की आदत, उनके समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट्स, इन चीजों से। और सबसे अहम बात जो बार बार आती है, वो अपनी कमाई से लगातार कम खर्च करते हैं। अच्छा, मतलब उनकी प्रायोरिटी पैसा उड़ाना नहीं बल्कि पैसा बनाना है, और उसे संभाल कर रखना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आजकल तो समाज में अमीरी का प्रदर्शन ही जैसे सफलता का पैमाना बन गया है। हाँ, और यही वो सोच है जिसे ये किताब चैलेंज करती है। ये जो करोड़पति है ना, वो समझते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम बाहरी चीजों से नहीं आती, वो आती है एक मजबूत बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से जी। वो जानते हैं कि कोई महंगी कार या महंगी घड़ी खरीदने से उनकी नेटवर्थ कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इसीलिए वो सादगी को चुनते हैं। अब यहाँ सादगी का मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है सोच समझकर खर्च करना, पैसा उन चीजों पर लगाना जो या तो जरूरी है या फिर भविष्य में जिनकी वैल्यू बढ़ेगी। उनका फोकस होता है वेल्थ बिल्डिंग पर, संपत्ति बनाने पर, न कि सिर्फ कंजम्पशन पर। ये नेटवर्थ की बात आपने उठाई, ये किताब के लिए काफी सेंट्रल कॉन्सेप्ट लगता है। इसको थोड़ा और समझाएंगी, खासकर वो जो दो कैटेगरीज आपने बताई, पीएडब्ल्यू और यूएडब्ल्यू, उनके कॉन्टेक्स्ट में। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो नेटवर्थ समझना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो आपकी जितनी भी संपत्ति है, मतलब आपकी बचत, आपके निवेश, रियल एस्टेट, बिजनेस की वैल्यू, ये सब, उसमें से आपके सारे कर्ज जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब घटा दें। जो बचा वो आपकी नेटवर्थ है। ये आपकी असली फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। ठीक है, समझ गया। तो ये सिर्फ सैलरी या महीने की कमाई नहीं है, ये आपकी कुल वित्तीय सेहत का एक तरह से एक्सरे है। बिल्कुल। अब आते हैं पीएडब्ल्यू और यूएडब्ल्यू पर। पीएडब्ल्यू का मतलब है प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो अपनी उम्र और अपनी इनकम के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा नेटवर्थ जमा कर लेते हैं। ये लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं। ये फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बहुत सख्ती से फॉलो करते हैं।
तो ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई को दौलत बदलने में कह सकते हैं माहिर हैं। और यूएडब्ल्यू कौन हुए फिर? UAW हुए अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम तो शायद बहुत अच्छी हो, काफी ज्यादा हो, लेकिन उनकी नेटवर्थ उनकी इनकम और उम्र के हिसाब से काफी कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। हाँ। वो अक्सर उसका शिकार हो जाते हैं, जिसे किताब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, हाँ, ये टर्म आजकल काफी सुनने को मिलता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी उसी अनुपात में या शायद उससे भी ज्यादा बढ़ा लिए जाते हैं। जैसे प्रमोशन मिला तो बड़ी कार ले ली, सैलरी बढ़ी तो और महंगे ब्रांड्स पहनने लगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है, एक जाल है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही काफी है, लेकिन अगर कमाई के साथ खर्चे भी बढ़ते गए तो नेटवर्थ तो कभी नहीं बढ़ पाएगी। सही? बात तो सही है। UW कैटेगरी में आपको अक्सर हाई इनकम प्रोफेशनल्स भी मिल जाएंगे। डॉक्टर, वकील, बड़े एग्जीक्यूटिव कमाते बहुत है, लेकिन खर्च भी इतना करते हैं कि संपत्ति जमा ही नहीं हो पाती। दूसरी तरफ PAW कैटेगरी में आपको शायद कोई स्कूल टीचर मिल जाए, या कोई छोटा बिजनेसमैन, या मध्यम आय वाला कोई व्यक्ति जिसने बस डिसिप्लिन से बचत और निवेश किया हो। अरे वाह, ये तो मार्केट की बात है। मतलब असली खेल कमाई का नहीं बल्कि कमाई को संभालने का है। ये तो दिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस पे हमारा कंट्रोल शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। ये हमें इनकम के आंकड़ों से आगे देखने और नेट वर्थ पर फोकस करने को कहता है। और यही फर्क हमें उन आदतों तक ले जाता है जो किसी को PAW बनने में मदद करती हैं। किताब कुछ खास आदतों का जिक्र करती है। हाँ, वो कौन सी आदतें हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी अपना सकता है? मतलब क्या ये सीखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, किताब यही कहती है कि ये आदतें सीखी जा सकती हैं और अपनाई जा सकती हैं। मुख्य रूप से 4 आदतें हैं और ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली है सादगी, फ्रूगैलिटी। सादगी। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, ये कंजूसी नहीं है बल्कि समझदारी से खर्च करना है। ये लोग जरूरी नहीं कि नई कार ही खरीदें, शायद सेकंड हैंड कार खरीदने में भी न हिचकिचाएं। सेल का इंतजार कर सकते हैं। ब्रांडेड चीजों के पीछे नहीं भागते बल्कि क्वालिटी और कीमत देखते हैं। वो ऐसे घर में रहते हैं जिसे वो आसानी से अफोर्ड कर सकें। समाज को दिखाने के लिए अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाते। ये तो आजकल के इंस्टाग्राम कल्चर में थोड़ा मुश्किल लगता होगा, जहां हर कोई अपनी बेस्ट और अक्सर महंगी चीजें दिखाने में लगा है। मुश्किल जरूर है, पर यहीं तो डिसिप्लिन काम आता है। दूसरी आदत है बजट बनाना और प्लानिंग, बजटिंग एंड प्लानिंग। ये जो करोड़पति हैं, ये अपने पैसों का हिसाब रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा। फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं और फिर उन गोल्स तक पहुंचने के लिए बजट बनाते हैं। इससे क्या होता है कि वो अचानक बिना सोचे समझे खर्च करने से बचते हैं और ये पक्का करते हैं कि बचत और निवेश के लिए पैसा अलग रखा जाए। मतलब अपने पैसे को लेकर अवेयर रहना, उसे एक दिशा देना। और तीसरी आदत है निवेश पर जोर, एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टिंग। देखिए, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, हाँ, ये तो है। उसे बढ़ाना भी जरूरी है। PAW अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करते हैं। वो अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में या अपने खुद के बिजनेस में समझदारी से पैसा लगाते हैं। वो कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं कि कैसे समय के साथ छोटी बचत भी बड़ी दौलत बन सकती है। वो गैम्बलिंग नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, बल्कि रिसर्च करके सोच समझ कर निवेश करते हैं। मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, उसको ग्रो कराना। और चौथी आदत जो शायद इन सबको एक साथ बांधती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये इन सब आदतों की नींव है। सही बात है। सादगी से जीने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, बजट पर टिके रहने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और बाजार जब ऊपर नीचे हो रहा हो तब भी लंबी अवधि तक इन्वेस्टेड रहने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में जो मजा आता है खर्च करके, उसको छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना। अपनी भावनाओं के आधार पर, जैसे डर या लालच, फाइनेंशियल फैसले लेने से बचना। मीना, बिल्कुल। ये शायद सबसे मुश्किल है पर सबसे जरूरी भी। ये चारों आदतें, सादगी, बजट, निवेश और अनुशासन, ये मिलकर एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनाती हैं। सुनने में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती, लेकिन इन्हें लगातार निभाना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना, यही असली चुनौती है शायद। बिल्कुल, और यही कंसिस्टेंसी है जो उन्हें UAW से अलग करती है।
और यहीं से हम आते हैं पैसे से जुड़े कुछ आम मिथकों पर जिन्हें ये किताब तोड़ती है। हाँ, जैसे पहला मिथक तो हमने लगभग डिस्कस कर ही लिया कि करोड़पति मतलब एकदम आलीशान लग्जरी लाइफस्टाइल। जी, और सच ये है कि असली करोड़पति अक्सर अपनी दौलत का दिखावा करने से बचते हैं। वो जानते हैं कि हर वो रुपया जो किसी महंगी कार या कपड़ों पर खर्च हुआ, वो रुपया अब उनके लिए भविष्य में कमा नहीं रहा है। सही। उनका असली लक्ष्य होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां उन्हें जीने के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट्स ही उनकी जरूरतों का ख्याल रख सकें। वो पैसे को सिक्योरिटी और फ्रीडम के एक टूल की तरह देखते हैं, दिखावे के लिए नहीं। और दूसरा बड़ा मिथक कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा सैलरी होना जरूरी है या किसी खास प्रोफेशन में होना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े मैनेजर नहीं हैं तो वो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा कि हमने पॉ और यूएडब्ल्यू के फर्क से समझा, जरूरी ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। किताब में कई उदाहरण हैं जहां साधारण व्यवसायों वाले लोग, जैसे कोई वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या कोई स्कूल टीचर, वो भी अपने डिसिप्लिन और आदतों के जरिए करोड़पति बन गए। और वहीं कई हाई इनकम वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी पेचेक टू पेचेक जीते रह जाते हैं। तो जरूरी है आपका फाइनेंशियल बिहेवियर, आपकी आदतें, ना कि सिर्फ आपकी इनकम का लेवल। ये बात तो बहुतों को उम्मीद दे सकती है। इसका मतलब है कि वित्तीय सफलता ज्यादातर लोगों की पहुंच में है अगर वो सही आदतें अपना लें। हाँ, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लगातार कोशिशों का नतीजा है। और ये कोशिशें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि फैमिली लेवल पर भी जरूरी है। किताब परिवार और संपत्ति के मैनेजमेंट पर भी काफी जोर देती है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। किताब कहती है कि करोड़पति अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि पैसा संभालने की कला सिखाते हैं। इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रिसर्च ये बताता है कि ज्यादातर करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई होती है, उन्हें विरासत में नहीं मिली होती। अच्छा। हाँ, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आर्थिक रूप से सक्षम बने, जिम्मेदार बने। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि बच्चों में कम उम्र से ही मेहनत की, अनुशासन की, बचत और निवेश की आदतें डाली जाए। वो उन्हें सिखाते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है और पैसा आसानी से नहीं आता। लेकिन हमने सुना है कि कई अमीर परिवारों में तो बच्चों को खूब पैसा दिया जाता है, जिसे शायद किताब इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहती है। ये क्या है? हाँ, और किताब इस प्रैक्टिस की कह सकते हैं आलोचना करती है। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का मतलब है अपने वयस्क बच्चों को लगातार फाइनेंशियल हेल्प देते रहना, भले ही वो खुद कमाने और अपना खर्च उठाने में सक्षम हो। लेखक मानते हैं कि ये अक्सर बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह कैसे? ये उन्हें आर्थिक रूप से डिपेंडेंट बना सकता है, उनमें रिस्क लेने की, खुद के पैरों पर खड़े होने की क्षमता कम कर सकता है। वो शायद कभी अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि उन्हें हमेशा पता होता है कि पीछे पेरेंट्स हैं मदद करने के लिए। तो मतलब उन्हें सिर्फ मछली पकड़ के देना नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाना ज्यादा जरूरी है। असली विरासत पैसे का ढेर नहीं बल्कि फाइनेंशियल समझ और अच्छी आदतें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। असली विरासत वो वैल्यूज और वो स्किल्स हैं जो आप अगली पीढ़ी को देते हैं। उन्हें बजट बनाना सिखाना, इन्वेस्टमेंट के बेसिक समझाना, उन्हें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क करना सिखाना, ये चीज़ें उन्हें ज़िंदगी भर काम आएंगी, शायद विरासत में मिले पैसे से भी ज़्यादा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये सारी बातें सुनने के बाद अगर हमें इस पूरी चर्चा के जो मुख्य निष्कर्ष हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अमीरी अक्सर वैसी नहीं दिखती जैसी हम कल्पना करते हैं। असली करोड़पति अक्सर हमारे बीच ही होते हैं, सादा जीवन जीते हुए। वो दिखावे से ज्यादा अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अहमियत देते हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि आपकी इनकम कितनी है इससे ज्यादा जरूरी आपका बचत और निवेश का डिसिप्लिन है। नेट वर्थ बनाना लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ ज्यादा सैलरी पाना नहीं। और कोई भी अपनी इनकम लेवल के बावजूद सही आदतों से संपत्ति बना सकता है। बिल्कुल। तीसरी वो 4 आदतें, सादगी मतलब सोच समझ कर खर्च करना, बजट और प्लानिंग करना, लगातार इन्वेस्ट करना और सबसे बढ़कर अनुशासन, यही फाइनेंशियल सक्सेस की चाबियां हैं। ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है,
बल्कि जीने का एक तरीका है। और एक और बात जो साफ नजर आती है वो है धैर्य का महत्व। लॉन्ग टर्म सोच। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये एक मैराथन है जिसके लिए लगातार कोशिश और संयम चाहिए। और इन वैल्यूज को परिवार में अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। एकदम। और ये सिद्धांत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो करोड़पति ही बनना चाहते हैं। ये हर उस इंसान के लिए काम के हैं जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारना चाहता है, कर्ज से बाहर निकलना चाहता है या अपने भविष्य के लिए एक सिक्योर आर्थिक बेस बनाना चाहता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मन की शांति पाने के बारे में है। तो कुल मिलाकर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें एक आईना दिखाती है। ये हमें बताती है कि असली दौलत भारी चमक दमक में नहीं है, बल्कि हमारी आदतों में है, हमारे अनुशासन में है और हमारे समझदारी भरे फाइनेंशियल फैसलों में छिपी है। ये तो सफलता की परिभाषा को ही बदल देती है एक तरह से। हाँ, ये हमें सतह से हटकर उन बुनियादी चीजों पर ध्यान देने को कहती है जो असल में मायने रखती हैं। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम ये जो कंजम्पशन फोकस्ड सोसाइटी है उसके दबावों से थोड़ा हटकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दें। और इसी सोच के साथ जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम अपनी पर्सनल सक्सेस को बाहरी चीजों से आंकना बंद कर दें, जैसे कि हमारे पास कौन सी कार है या हम कितने बड़े घर में रहते हैं या कौन से ब्रांड पहनते हैं, और इसकी बजाय हम अपनी बचत दर को, अपने इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी को और अपनी बढ़ती हुई नेट वर्थ को अपनी सफलता का पैमाना मानने लगे, तो हमारे रोजमर्रा के फाइनेंशियल व्यवहार और हमारे फैसलों में क्या और कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक गहरा सवाल है। शायद इस सोच को अपनाने से ही हम दिखावे के बोझ से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची वित्तीय आजादी की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं।